बहुत स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कल से बीजेपी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर समर्पण निधि अभियान की शुरुआत करने जा रही है। इसमें 1.5 महीने में 150 करोड़ की राशि जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 100 रुपए से लेकर 10,000 तक के कूपन तैयार कर लिए गए हैं, जिसके जरिए बीजेपी पार्टी के लिए राशि यानी कि चंदा इकट्ठा करेगी, वहीं बूथों पर जाकर लोगों को जोड़ने की कोशिश भी होगी। उधर कांग्रेस ने बीजेपी के अभियान पर तंज कसा है और कहा है कि कोरोना काल में लोगों की हालत पहले से पस्त है। इस पर बीजेपी की डी कंपनी की तर्ज पर अब बी कंपनी बनकर उगाही करने जा रही है। दरअसल सभी पार्टियां अपने लिए फंड जुटाने का काम करती हैं और यह राशि काफी बड़ी होती है, जिससे लेकर गाहे बगाहे सवाल भी उठते हैं। लेकिन उससे भी बड़े सवाल उठते हैं इन पैसों के, चंदे के पैसों को लेकर, पारदर्शिता को लेकर। क्या वाकई में जनता से 1.5 महीने में 150 करोड़ रुपए बीजेपी जुटाने जा रही है? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि जब मध्य प्रदेश की जनता कर्जदार होती जा रही है तो पार्टी का खजाना कैसे भरता जा रहा है? इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो 1.5 महीने में मध्य प्रदेश से 150 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य है। 150 करोड़ काफी बड़ी रकम है। जनता से न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने जब यह सवाल किया कि इसे कैसे देखते हैं, क्या कहा, सुनिए। मैं चाहता हूँ आम जनता तो वैसे ही परेशान है, तो आम जनता से क्यों लेना चाह रही है पार्टी? भाई उनके कार्यकर्ता हैं, उनके मंत्री हैं, आईएएस हैं और भी नेता लोग हैं, उनसे ले। आम जनता से लेने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आम जनता वैसे कोरोना में परेशान है, उनकी पार्टी से लिया जाए पैसा, हम लोग से क्यों लिया जाए? रोजगार वैसे ही उखड़ चुके हुए हैं। इस हमारे वो अपनी पार्टी के लिए कर रहे हैं, वो पार्टी से ही समर्थन लें, पार्टी से पार्टी वेट करेगी उनको पैसा। उधर इस पूरे अभियान को लेकर के लीड करने जा रहे प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के वीडी शर्मा ने क्या कहा है, सुनिए। समर्पण निधि एक बड़ा अभियान ठाकरे जी के जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर जो हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर के संकल्प लिया है। मैं आप सभी कार्यकर्ताओं से, सभी जनप्रतिनिधियों से, सभी पदाधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि प्रत्येक बूथ से इस अभियान में हम सब लोग मिलकर के 11 फरवरी से माननीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के पुण्यतिथि के इस कार्यक्रम के अभियान के तौर पर हम जुटें और इस अभियान को भी यशस्वी और सफलतापूर्वक इस अभियान को सफल बनाएं। और जाहिर सी बात है कि इस ऐलान के बाद बीजेपी और कांग्रेस में घमासान है, सियासी तौर पर एक दूसरे पर आरोप लग रहे हैं। जरा यह भी सुन लीजिए। जो हालत हुई है लोगों की आज कोरोना के बाद, बेरोजगारी, 9,000 लोगों ने आत्महत्या कर ली, रोजगार नहीं मिला। 16,000 जिनके व्यवसाय फेल हो गए, उनने आत्महत्या कर ली, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा। उसके बाद उगाही करने जा रहे हैं। ये तो 1 लाख रुपए इनको देना चाहिए हर परिवार को जाके, जिससे उनकी हालत ठीक हो। ये तो वही वाला मामला होगा कि मुंबई में डी कंपनी जाती थी उगाने, अब ये बी कंपनी मध्य प्रदेश में जाएगी उगाने के लिए। दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस इसे चंदा कहे या जो कहना वो कहे, पर हम भ्रष्टाचार या किसी प्रकार के व्यक्ति से उपकृत होकर संगठन नहीं चलाते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं की खरी पसीने की कमाई के सहयोग से हमारे संगठन की गतिविधियां चलती है, क्योंकि हम पवित्र विचार को लेकर पवित्र भाव से काम कर रहे हैं, इसलिए उसके अंदर पवित्र धन की आवश्यकता होती है। तो क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल? आइए सवाल दिखाते हैं और फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। हमारे सवाल जो हैं वो बहुत सीधे हैं। बीजेपी का समर्पण निधि अभियान 1.5 महीने में 150 करोड़ का मांगेंगे दान। मंत्री से नेता तक को मिली जिम्मेदारी, चंदे के साथ जनता को जोड़ने की है तैयारी। कांग्रेस बोली कोरोना में हालत पतली, अब बी कंपनी करेगी वसूली। बी फॉर बीजेपी। जी हां, बी कंपनी करेगी वसूली, इस तरह का सीधा आरोप लगाया है। एमपी पर कर्ज का बोझ चढ़ रहा है तो पार्टियों का खजाना कैसे भर रहा है, यह बड़ा सवाल है। सीधे रुख करते हैं हम अपने मेहमानों का। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हम सबसे पहले आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत है भूपेंद्र जी आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर।
हमारे साथ आशीष शर्मा जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता विधायक। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और आज दिल्ली से खासतौर पर हमने आमंत्रित किया है राजनीतिक विश्लेषक प्रेम कुमार जी को। प्रेम कुमार जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले मैं भूपेंद्र जी आपके पास आता हूं। सर देखिए, राजनीतिक पार्टियां चंदा तो लेती हैं। जब देश में कांग्रेस पूरी जगह पर कई राज्यों में काबिज होती थी तो उसका खजाना लबालब रहता था। यहां अपने दर्शकों को एक खास डेटा भी बता दूं, इस वक्त देश में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। बीजेपी के खजाने में 4,847 करोड़ रुपए हैं। बीजेपी के पास 4,847 करोड़ रुपए हैं, यह एडीआर की रिपोर्ट कहती है। इसके बाद बीएसपी नंबर 2 पर है। बीएसपी के पास 698 करोड़ यानी करीब 700 करोड़ हैं और कांग्रेस के पास 588 करोड़ रुपए। यह वो डेटा है जो सार्वजनिक तौर पर जाहिर किया गया है, पार्टियों ने बताया है, एडीआर की रिपोर्ट यह कहती है। तो सर भूपेंद्र जी, मुझे बताइए कि क्या आपको इसमें कुछ गलत लगता है कि जब देश में महंगाई चरम पर है, लोगों के अकाउंट्स खाली हो रहे हैं, तो बीजेपी का खजाना अगर बढ़ रहा है तो आपको क्या कुछ गलत लगता है, या ये सभी के साथ होता है? जब आप लोग सत्ता में थे तो आप लोगों के खजाने भी लबालब होते थे। हम लोग जब सत्ता में थे उस समय का भी डाटा आप बता दीजिए। कोई छुपाने की बात थोड़ी है। और कांग्रेस कोई इससे डरती है क्या? हमारा खजाना कभी भी इनसे ऐसा नहीं रहा जी। इस 7 साल में 4,500 करोड़ के आसपास एक पार्टी का खजाना पहुंच गया है। कि कैसे पहुंचा है इसको समझने के लिए कोई अलग से बुद्धि थोड़ी चाहिए जी। एक 135 साल पुरानी पार्टी है, उसके पास 500 करोड़ रुपया है। और एक जो है 7 साल में एक पार्टी के पास, 7 साल पहले इनका आंकड़ा उठा लीजिए कि इनके पास क्या था। 300-400 करोड़ रुपए का इनके पास खजाना था 7 साल पहले। आज अचानक 15 गुना 20 गुना कैसे हो गया? यही वसूली के कारण, दबिश के कारण जो है ये इसलिए पैसा आ रहा है। और आप जो है मध्य प्रदेश की खबरें तो पढ़िए। पार्टी सार्वजनिक रूप से कह रही है कि 15-20 करोड़ का इनका जो है लक्ष्य होता था। जब केरल राज्य में 35 करोड़ वसूल हो गया तो इनकी पार्टी ने ये विचार किया, ये अखबारों ने छापा है, विचार किया कि यार हमारी तो वहां तो सरकार नहीं है, हमने अगर 35 करोड़ रुपया निपटा लिए हैं तो मध्य प्रदेश में तो हमारा टारगेट जो है फिर बहुत लंबा होना चाहिए। हमारी तो यहाँ सत्ता है, ये लिखा है। ठीक, बिल्कुल। मैं आता हूं आशीष जी के पास। आशीष जी, एक बड़ा सवाल है सर। 2002-03 का आंकड़ा हम देख रहे हैं, 10 करोड़ के आसपास चंदा होता था। और हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में ही पिछली दफा आप लोगों ने साल का 100 करोड़ का लक्ष्य रखा था, कोरोना की वजह से पूरा नहीं हुआ, और इस बार सीधे 150 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है, यानी कि 50% लक्ष्य में सीधी बढ़ोतरी कर दी बीजेपी ने। तो सर ये जो अर्थशास्त्र है पार्टी के फंड का, ये सरकारी खजानों पर नजर क्यों नहीं आता सर? जनता को भी ये वाला फॉर्मूला बता दीजिए कि कैसे आमदनी इतनी बढ़ जाती है अचानक। देखिए, सरकार और संगठन की आप आपस में आर्थिक तुलना मत कीजिए। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के जमाने से 25-25 पैसा इकट्ठा करके कार्यकर्ता जब अपनी पार्टी के उसमें समर्पित करते थे, तब से लेकर आज तक हम प्रतिवर्ष 11 फरवरी के दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि के अवसर पर समर्पण करते हैं। और हम ये कहते भी, ये तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, मातृभूमि तेरे लिए और अर्पण क्या करूं मैं, ये हमारी भावना है। कांग्रेस में ये सब नहीं हो पाता क्योंकि कांग्रेस में मैं और मेरा परिवार, इसलिए वहां पैसा कहाँ आता है कहाँ जाता है इसका पता नहीं चलता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता 1-1 रुपया इकट्ठा करके इस पार्टी को चलाता है। हम कोई पहली बार इतना बड़ा संग्रह नहीं कर रहे हैं। हमने इससे पहले भी चुनावों के लिए भी किया है। आज पूरे भारत के अधिकांश जिलों में, मैं तो कहूंगा 100% जिलों में भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यालय है। विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन हम है, इसलिए हमारे पास इतना पैसा होना स्वाभाविक है, क्योंकि ये कार्यकर्ताओं के द्वारा दिया गया पैसा है। सबकी ऑडिट होती है, 1 रुपया भी हमने गलत तरीके से किसी व्यक्ति से नहीं लिया। इस पार्टी को कार्यकर्ता चलाते हैं और कार्यकर्ताओं के पैसे से ये पार्टी चलती है, इसलिए कार्यकर्ता अपना तन, मन और धन तीनों इस पार्टी के विकास के लिए और मजबूती के लिए लगाते हैं। कांग्रेस में इस तरह की कोई परंपरा ही नहीं है। कांग्रेस में चंदा लिया जाता है, हम चंदा नहीं लेते, हम समर्पण लेते हैं, कार्यकर्ता अपनी इच्छा से देता है। और ये अभियान हमने मध्य प्रदेश में लिया है। मध्य प्रदेश में भाजपा का काम बहुत पुराना है और स्वाभाविक है। केरल का उदाहरण हम देंगे, जहां पर ना हमारी सरकार है, ना हमारे जनप्रतिनिधि हैं, ना हमारे कोई बड़े बड़े संस्थाओं में हमारे प्रतिनिधि हैं, लेकिन वहां का कार्यकर्ता जब पार्टी के लिए इतना संग्रह कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, जहां पर हमारे करोड़ों कार्यकर्ता हैं।
इसलिए हम करेंगे इस लक्ष्य को हासिल। ठीक है, प्रेम कुमार जी आप बताइए सर कि पार्टी जो है अपने टारगेट को बढ़ा करके 100 से सीधे 150 करोड़ कर देती है कोरोना काल के मुहाने पर। अभी तो हम कोरोना से उबरे भी नहीं, तो ये उनका आत्मविश्वास है या वो जो सत्ता में होता है उसकी धमक होती है कि जितना वो मांगेंगे उतना तो देना पड़ेगा? और क्या ये सीधे तौर पर इशारा नहीं करता कि जो बड़े राजनेता हैं उनके पास इतना पैसा है, इसलिए विश्वास है पार्टियों के पास कि 150 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश से 1.5 महीने में जुटा लेंगे? जो काम राज्य सरकार नहीं कर सकती वो पार्टी कर लेगी। अभिलाष जी, अभी आशीष शर्मा जी जो बात कह रहे थे कि 1-1 रुपया इकट्ठा करके उनकी पार्टी जनसंघ के जमाने से कभी 25 पैसा से करके मजबूत होती रही है, तो 1-1 रुपया अगर देखें तो हिंदुस्तान की आबादी तो 150 करोड़ है भी नहीं, है ना। तो मध्य प्रदेश की आबादी तो निश्चित रूप से नहीं है, तो बात 1-1 रुपया वाली नहीं रह जाती है। आशीष शर्मा जी, प्रश्न यह है कि इतने करोड़ की जरूरत है क्यों एक पार्टी को, एक प्रदेश में किसी पार्टी को 150 करोड़ रुपए 1.5 महीने में क्यों चाहिए? क्या करना चाहते हैं आप? ये बड़ा सवाल है। और जनता के पैसे से पार्टी चले, सैद्धांतिक रूप में ये बहुत सही बात है। मैं इस बात का समर्थक हूं कि राजनीतिक दल जिनसे पैसा लेगी उसी के प्रति जवाबदेह होगी, तो जनता से पैसा लेगी तो जनता के प्रति जवाबदेह होगी। तो ये बहुत अच्छी बात है। ये बहुत आरंभ में राजनीति ऐसे ही हुआ करती थी, लेकिन अब क्या है, अब पारदर्शिता खत्म हो गई है। ठीक, जो बुराई आई है वो ये कि पारदर्शिता खत्म हो गई। किससे चंदा ले रहे हैं ये बताया नहीं जाता, छिपाया जाता है। इसके लिए वैधानिक दर्जा दे दिया गया है। इस तरीके से आप इलेक्टोरल बॉन्ड पर हम आते हैं, जो एक तरह से भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बना देने का उदाहरण है कि हम खुलेआम पैसा लेंगे लेकिन नहीं बताएंगे कि किससे पैसा ले रहे हैं। और ये बात जो है ये इसका ठीक उलट है जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बहुत अच्छी बात है अगर आप जनता से पैसा लेते हैं और अपनी पार्टी चलाते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये बहुत बड़ा अमाउंट है कि 1.5 महीने में 150 करोड़, तो ये बताना चाहिए कि आखिर उनका मकसद क्या है, इन 150 करोड़ का क्या करने वाले हैं, ये भी बताया जाए। पारदर्शिता कुल मिलाकर महत्वपूर्ण है। पार्टी जो भी हो, कांग्रेस आज विरोध कर रही तो विरोध का भी एक तर्क होना चाहिए। कांग्रेस क्या चुनाव में चंदा नहीं लेती? क्या उद्योगपतियों से चंदा नहीं लेती थी? क्या उसकी पारदर्शिता वो रखा करती थी? ये कांग्रेस से भी सवाल होगा। लेकिन कांग्रेस के जमाने में इस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड करके वैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था चंदाखोरी को। ये बहुत ही गलत हुआ है। दोनों उदाहरण मैं भारतीय जनता पार्टी में देख रहा हूं। एक जनता से भी पैसा मांगिए, बहुत अच्छा उदाहरण है, और एक आप उद्योगपतियों से लीजिए लेकिन बताइए मत। बताइए, ये दो उदाहरण विपरीत स्वभाव के हैं। ठीक है आशीष जी, मैं अपने दर्शकों को एक बहुत खास, आप कह रहे हैं कि सत्ता या सरकार और संगठन को आप मिक्स मत कीजिए डेटा का, लेकिन मैं तो मध्य प्रदेश के लोगों की बात करता हूं सर। देखिए एक बहुत अच्छा और रोचक डेटा मेरे पास है। 2003-4 में सरकार आई थी बीजेपी की। 2004 में प्रति वर्ष करीब 10 करोड़ रुपए चंदा इकट्ठा होता था। ये जो जानकारी हमें मिली है इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, मैं दावा नहीं करता। 2003 की बात कर रहा हूं, 10 करोड़ एक साल में। 2021 में या 22 में हम बात करें तो 150 करोड़, यानी कि करीब 15 गुना सीधे तौर पर इसे बढ़ा दिया गया आमदनी को पार्टी की। 2003 में मध्य प्रदेश के ऊपर 20,000 करोड़ का कर्ज होता था और 2022 में करीब 2,70,000 करोड़ का कर्ज है आशीष जी, यानी कि 15 गुना पार्टी की आय बढ़ गई और हम 20 गुना कर्जदार हो गए। और आप कह रहे हैं सर मैं कंपेयर ना करूं। सर आप बताइए कैसे ना करूं? मध्य प्रदेश के लोगों से ही आप कर्ज ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं सर। पार्टी का खजाना बढ़ाने वाले आपके अर्थशास्त्री सरकार के साथ खड़े क्यों नहीं होते सर? सरकार के लिए वो चीजें क्यों नहीं बताते कि हम कैसे वो इस पूरे महंगाई के दौर में अपनी आय को 15 गुना बढ़ा लेते हैं और हम कर्जदार 22-27 गुना ज्यादा हो जाते हैं? कैसे हो रहा है सर ये? देखिए अभिलाष जी, पहली बात तो यह है कि आप ये देखिए भारतीय जनता पार्टी विश्व का कितना बड़ा एक संगठन बना है। 11 करोड़ से अधिक हमारे सदस्य हैं। हम जनता से पैसा नहीं ले रहे हैं, हम कार्यकर्ताओं से ले रहे हैं। और हमारे संगठन में सिखाया जाता है कि दान या समर्पण उतना करना चाहिए जिसको देने में मन को कष्ट हो, क्योंकि हम राष्ट्र की सेवा जब करते हैं, अपना समय लगाते हैं, अपना मन लगाते हैं,
तो उस संगठन को चलाने के लिए हमें अपना धन भी देना चाहिए। जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी एक कार्डर बेस्ड पार्टी है। कार्यकर्ताओं और हमारा पूरा संगठन इस पैसे से चलता है। इस पैसे से हम जन कल्याण के भी कई सारे काम करते हैं। अभी कोरोना के संकट के दौरान हमने भोजन बांटने से लेकर हमारे कार्यकर्ताओं ने कई सारे काम कोरोना के संकट के दौरान किए। तो हम इस पैसे का सदुपयोग करते हैं। हम ये पैसा स्विस बैंकों में नहीं भेजते और हमारे पास पूरा हिसाब है। अगर हम अभी तक हिसाब नहीं देते तो कई बार कांग्रेस की सरकार रही, हमें कटघरे में खड़ा कर दिया जाता। और जहां तक बात है लक्ष्य लिया है हमने, तो हमने कार्यकर्ताओं के दम पर लिया है। हमारी बूथ विस्तारक योजना में एक बूथ पर 21 लोगों की समिति बनी है, पन्ना प्रमुख हमारे बने हैं। लगभग 80 से 100 लोग एक बूथ पर हमारे पास एक टीम के रूप में मौजूद हैं। तो 65,000 से अधिक बूथ मध्य प्रदेश में है। आप सोच लीजिए उनकी संख्या कितनी होती है। अगर हम 100 रुपया भी एक कार्यकर्ता से लेंगे, अगर देगा, तो हमारे पास कितना बड़ा अमाउंट इकट्ठा होगा। और इसलिए हमारे इस पैसे का उपयोग राष्ट्र निर्माण में और संगठन के निर्माण में होता है। जिस किसी को भी हमारे इस आय के स्रोतों पर शंका हो, वो किसी भी निष्पक्ष एजेंसी से जांच करा सकता है। ठीक है भूपेंद्र जी, आपसे जानना चाहता हूं, देखिए साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम तमाम तरह से पाक साफ हैं, और मैंने कंपैरिजन भी दिया उन्हें, लेकिन उनका कहना है कि हमारे पास अगर 65,000 कार्यकर्ता हैं, 100 रुपए भी दे देंगे तो जाहिर सी बात है कि मामला बहुत आगे पहुंच जाता है। जो अभी ये लोग इकट्ठा कर रहे हैं उससे भी कहीं ज्यादा पैसा इकट्ठा हो सकता है। तो चूंकि सबसे बड़ा दल है तो स्वाभाविक तौर पर इतना पैसा पार्टी के फंड में होगा। कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये तो धूर्तता की बात है। अभी जो है प्रेम कुमार जी ने बहुत अच्छी बात की, और अकेले उसके आंकड़े उठा ले, वो तो सरकारी आंकड़े सरकार नहीं बताए, संसद में बताए। 1100 करोड़ रुपया महीने भर में जो है इलेक्टोरल बॉन्ड बिकेंगे। उसमें से कितने बॉन्ड बीजेपी के पास गए हैं पता कर लीजिए आप। इसके तो फिगर है ना, आप तो सार्वजनिक है फिगर। ये तो वसूलियां हैं, अफसरों से पैसे वसूले जाएंगे और उसके बाद जो है कूपन फाड़ दिए जाएंगे। इनके कार्यकर्ता इतने महान होते, कभी हम भी इनके कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, सैकड़ों कार्यकर्ता हमारे परिचित हैं, मित्र हैं। उनकी हालत क्या है? ये ऊपर के 10% जो नेता हैं, ये लूट खसोट करके माला माल हो रहे हैं, और वो अभी बेचारा दरी झाड़ रहा है। ठीक। और जो है ये अभी जो बाहर से सौतीली संतानें आई हैं, वो लूट रही हैं इस मध्य प्रदेश को। ये किसको समझा रहे हैं? आज मध्य प्रदेश की जनता के ऊपर जो है 2,70,000 करोड़ का कर्जा है, और इनका खजाना जो है, आप ये 7 साल में कैसे खजाना आपका 5,000 करोड़ पहुंच गया? इसका जवाब दो ना। अगर इतने महान आपके कार्यकर्ता थे तो जो है 11 करोड़ इनकी जो है कार्यकर्ताओं की संख्या है, ये खुद ही बता रहे हैं भाई साहब। और 5,000 करोड़ खजाना हो गया। कहां से वसूला ये पैसा? ये जरा समझाएं देश प्रदेश को, देश की जनता को। और इस देश की जनता को ये समझाएं, इसको दिखाएं, ये बात करें। और ये पारदर्शिता की बड़ी बात करते हैं। कौन सी पारदर्शिता की बात करते हैं? मध्य भारत की सरकार के पास ये आंकड़ा है कि केवल जो है भारतीय जनता पार्टी ने सूची नहीं दी थी जो 20,000 से ज्यादा चंदा देने वालों के नाम की। क्या ये किसको समझाएंगे? ये तो सार्वजनिक है, ये तो पब्लिक डोमेन में है ये सारी चीजें। सब पार्टियों ने अपना हिसाब दिया था। तो ये जो है ये ढोंग ना करे, और इस धूर्तता से जनता को और इतनी सीना जोरी के साथ ये जवाब मत दें कि हाँ हम करेंगे। ठीक है। ये जनता है, किसी भी दिन जो है फैल जाएगी, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है। अभी जो है इनसे जरा ये पूछ ले आशीष शर्मा जी से कि 1.5 महीना हो गया है जांच की घोषणा करे सीबीआई से, अभी तक जांच शुरू क्यों नहीं हुई है नेमावर की? जरा उसके जवाब भी देते जाएं। ये बहुत पारदर्शी सरकार है इनकी। ठीक है, मैं आता हूं सर। ऐसी घोषणाएं करते हैं। मैं प्रेम कुमार जी के पास आता हूं, फिर आपका सवाल लूंगा मैं आशीष जी से। प्रेम कुमार जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जिस तरफ इशारा कर रहे हैं साफ तौर पर भूपेंद्र जी की बड़े लोगों से चंदा वसूली होती है, और क्या ये अपरोक्ष रूप से करप्शन का भी एक कारण बनता है? क्योंकि जब 150 करोड़ रुपए 1.5 महीने में पदाधिकारी चुकाएंगे तो कहीं से तो लाएंगे, और जाहिर सी बात है अगर 150 करोड़ 1.5 महीने में पदाधिकारी दे रहे हैं तो कहीं से तो वो लाएंगे ही, और जाहिर सी बात है कि वो रास्ता 1 नंबर का रास्ता तो हो नहीं सकता। इतनी सैलरी तो हमारी सरकारी विभागों में मिलती नहीं है, ना ही इतना सब कुछ होता है। तो अपरोक्ष रूप से क्या ऑबलाइज करने के लिए, अगर ऑबलाइज किया है पार्टी को, तो पार्टी भी ऑबलाइज करती है? अभिलाष जी, आशीष जी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि दान है ये, है ना, लेकिन समझना पड़ेगा दान और चंदे में फर्क।
दान एक कार्यकर्ता हो सकता है कि अपनी जमीन बेच दे, अपनी जायदाद बेच दे अपनी पार्टी को खड़ा करने के लिए। ऐसे उदाहरण हैं कई। आरएसएस में भी ऐसे लोग हुए, कम्युनिस्ट पार्टियों में भी ऐसे लोग हुआ करते थे जो अपनी दौलत भी बेच देते थे। तो वो अब स्वेच्छा से करते थे, लेकिन एक टारगेट फिक्स कर दिया जाएगा तो वहां पर वो बात नहीं आती है। वो अपने से बढ़ करके अपनी जमीन बेचना, अपनी पार्टी के लिए अपनी दौलत बेचना, वो जो भाव है वो एक अलग किस्म का भाव है। लेकिन एक टारगेट जब हम देते हैं तब आप सही कह रहे हैं अभिलाष जी कि कार्यकर्ता तो कार्यकर्ता है, वो अमीर कोई नहीं है। तो वो आमतौर पर जो राजनीतिक पार्टी से जुड़े होते हैं नीचे के कार्यकर्ता, वो बहुत अमीर नहीं होते। लेकिन उनको जब आप टारगेट देंगे तो वो कहीं से वो पैसे इकट्ठा करेगा, तब वो भ्रष्टाचार सीखता है। तब वो कहीं से जब पैसा इकट्ठा करेगा तो कुछ पैसा अपने लिए भी रखेगा। ये भ्रष्टाचार इससे और पनपता है, पैदा होता है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, एक स्वभाव विकसित होता है। तो ये इस किस्म की राजनीति करने की जरूरत क्या है? अब पारदर्शिता सबसे महत्वपूर्ण है बात, क्योंकि हम चंदा देने वाला वर्ग तो व्यवसायी वर्ग है, उद्योगपति वर्ग है। तो उनसे अगर कोई चंदा लेता है तो उसकी पारदर्शिता हम नहीं रखेंगे तो जरूर बैकडोर से हम उसको मदद कर रहे होंगे, चाहे नीचे के स्तर के हो, चाहे ऊपर के स्तर के हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो। अगर चंदा लेने का तरीका हमारा अगर सही नहीं होगा तो हम निश्चित रूप से गलत की ओर बढ़ रहे होंगे। तो इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने की जरूरत है कि इसको और टारगेट बना करके बढ़ाने की जरूरत है। ये विमर्श का विषय है, इस पर बीजेपी नेताओं को भी मंथन करना चाहिए और दूसरी पार्टियों को भी। बिल्कुल। आशीष जी, मैं आपके पास आता हूं। आशीष जी, मुझे बताइए सर, देखिए जिस तरह से साफ तौर पर भूपेंद्र जी भी कह रहे हैं कि, और प्रेम जी ने भी वो सवाल उठाया, हर किसी के मन में है कि 100 रुपए 200 रुपए आप जिससे लेंगे उसका तो पर्ची, नाम पता, फोन नंबर सब बताएंगे, लेकिन 20,000 जिससे लेंगे, 2 लाख जिससे लेंगे, 5 करोड़ जिससे लेंगे, उसके बारे में कुछ नहीं बताएंगे। और फिर आप ट्रांसपेरेंसी की बात भी करेंगे। सर ये कैसी ट्रांसपेरेंसी है सर? हम सबके बारे में बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की समर्पण और भावना की तुलना किसी अन्य राजनीतिक दल के कार्यकर्ता से तो आप कतई मत करिए। ये भावनाओं का विषय है, हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। उसके भावनाएं है तो टारगेट क्यों है? कॉर्पोरेट टारगेट फिक्स कर दिया आपने, भावनाएं कहां बची? देखिए, ये तो अर्थशास्त्र चल रहा है। देखिए, टारगेट तो दिया जाता है। भोपाल में कोई बड़ी रैली है तो कार्यकर्ताओं को संख्या लाने के लिए कहा जाता है, कार्यकर्ता मेहनत करता है और बढ़ चढ़ के करता है। टारगेट देने के बाद कांग्रेस भी अपने कार्यकर्ताओं को टारगेट देती होगी, लेकिन उनसे टारगेट अचीव नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जुनून में काम करता है। सर दान का समर्पण है, न दान में गिनिए इसे, न चंदे में कीजिए, ये समर्पण है। हम जब मैं फिर कहना चाहता हूँ, हम तन से सेवा करते हैं, मन से पार्टी के विचारों के पालन के लिए काम करते हैं, तो धन का समर्पण भी करते हैं। हम जो कमाते हैं, जो हमारी आय है, जो हमारा व्यवसाय है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते देते हैं और अपने अन्य संगठनों के कामों में भी हम देते हैं। फिर हमारे लिए राष्ट्र। आशीष जी, जब आप ये बात कहते हैं तो मैं मूल सवाल पे आता हूं कि आपके बीजेपी के कार्यकर्ता ही ऐसे क्यों हैं जिनकी आय 15% बढ़ गई है? 15 गुना बढ़ गई है। मध्य प्रदेश में तो नहीं बढ़ी सर 15 गुना किसी की आय। तो ये तो खुद सरकारी रिकॉर्ड कहते हैं। तो क्या सिर्फ बीजेपी के लोग विकास कर रहे हैं क्या मध्य प्रदेश में, जो कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं? अगर मैं आपकी बात पर यकीन करूं कि आपके लोग खुलकर के जो कमा रहे हैं उससे दान दे रहे हैं और इसलिए बढ़ रहा है खजाना, तो फिर तो ये साफ तौर पर पता चलता है कि एमपी में सिर्फ बीजेपी के लोग तरक्की कर रहे हैं। 15 गुना लक्ष्य को कार्यकर्ता की 15 गुना आय से मत जोड़िए। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मध्य प्रदेश के 65,000 बूथ पर हमने कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी वर्ष के अंतर्गत बूथ समितियां बनाई है, पन्ना समितियां बनाई है। आज हमारे पास डिजिटलाइजेशन हो चुका है। इन सब 65,000 बूथों में हमारे पास प्रत्येक बूथ पर 80 से 100 कार्यकर्ता है। ठीक है। इसके अलावा पार्टी को सहयोग करने वाले अन्य लोग भी है। तो किसी का पेट क्यों दुख रहा है? अगर कोई हमको पैसा दे रहा है तो हमारी समाज में विश्वसनीयता है, लोग हमको पसंद करते हैं, हमारी पार्टी आगे जाए, देश अंतिम में 20 सेकंड में लूंगा भूपेंद्र जी, पैसा नहीं देना। कांग्रेस को क्या तकलीफ है सर? उनको पैसा मिल रहा है और जनता खुशी से दे रही है, तो भूपेंद्र जी। कांग्रेस को ये तकलीफ है जी, अभी जो है ये जो बड़ी बातें कर रहे हैं ज्ञान की, अभी इनके प्रधानमंत्री जी आए थे यहाँ पर मध्य प्रदेश जी, इनसे कहें कि जरा ये पता कर लें, भोपाल से रायसेन की दूरी है 40 किलोमीटर, 100 किलोमीटर के सरकारी बिल बन के उनके भुगतान हुए। अभी खोलने वाले हम लोग इनकी पोलें। ये जो है ये इनका समर्पण है, ये इनकी जो है भावना है, ये इनका दान प्रेम है। ये पार्टी के लिए इनकी जो है जो ये कूट के इनके अंदर राष्ट्र को निर्माण करने की भावना है, वो ये है भावना। ठीक।
ये भुगतान कहाँ से होता है सबको पता है। ठीक ये है, अभी मैं लेटेस्ट बता रहा हूँ, ये बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी 2 महीने पुरानी बात है। जी जी, और जी। इनको मैं चुनौती देता हूँ कि ये वेरीफाई कर ले इसको। आप वेरीफाई कर लीजिए फिर जवाब देना, अभी ऐसे मत जवाब दे दो। ठीक है, आप लोग जवाब दीजिएगा सर, हम आप लोगों के जवाब को भी स्थान देंगे। फिलहाल वक्त चूंकि खत्म हो रहा है, लेकिन एक बात सीधे तौर पर सर समझ में आती है कि महंगाई, मंदी, कोरोना के इस दौर में पार्टी अगर बहुत अच्छा करती है आर्थिक स्तर पर, तो हमें भी खुशी होती अगर पार्टियों के कोषाध्यक्ष, किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बीएसपी का खजाना भी भरा हुआ है और अगर छत्तीसगढ़ जाएंगे तो वहां कांग्रेस के खजाने में भी उछाल होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि शायद प्रेम जी भी मेरी बात से इत्तेफाक रखें कि इनके कोषाध्यक्षों को राज्य का वित्त मंत्री बना देते तो ज्यादा जनता का फायदा हो जाता, क्योंकि पता नहीं कौन सा अर्थशास्त्र चलाते हैं कि मंदी के दौर में भी 15-15 गुना खजाने भर जाते हैं और जनता जो है वो 27 गुना ज्यादा कर्ज में डूब जाती है। ये विरोधाभास समझ नहीं आता, बाकी तो ये चंदे का गणित है, आज तक कोई समझ नहीं पाया, पर पीछे क्या चलता है लोग समझते हैं। शुक्रिया प्रेम जी, भूपेंद्र जी और आशीष जी, तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा मैं इस डिबेट में शामिल होने के लिए। और हम उम्मीद करेंगे कि जाहिर सी बात है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में राजनीतिक पार्टियां जब चंदा लेती हैं तो जनता के बीच में बहुत ट्रांसपेरेंसी बरतते हुए उसे बताएं कि कहां से पैसा आ रहा है, और जिस तरह से आशीष जी कह रहे थे कि वो राष्ट्रहित में खर्च होता है, तो अगर ऐसा होता है तो इसमें कोई गुरेज नहीं, लेकिन ट्रांसपेरेंसी बरकरार रहनी चाहिए। नमस्कार।